हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स। और हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं बिल्कुल ही बेस से, ताकि ये आपके 12th बोर्ड्स में बहुत ज्यादा मदद करें और आप बहुत अच्छे नंबर इसमें स्कोर कर सकें। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे, है ना। हमने देखा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हमने देखा मीनिंग के बाद हमने देखा कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने देखा और भी डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है। इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारा पहला वाला टॉपिक, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे बोर्ड्स पर आपको दिख रहा होगा कि 5 मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, और हम एक एक करके ये सारे ही टॉपिक्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो है, इट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट जो है वो हमें हेल्प करता है ग्रुप गोल अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट का प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी ग्रुप गोल कंपनी बनाती है या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या मैनेजर बनाता है, मैनेजमेंट उसको अचीव करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमें कैसे अचीव करवाता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हर एक चीज एक प्रोसेस में हो, एक लाइंड अप मेथड में हो, और उसको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकें। तो अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्टिव को या कोई भी काम को, कोई भी वर्क को कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पर भी एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारा ग्रुप गोल अचीव कराने के लिए। सेकंड, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हमें हेल्प भी करता है सोसाइटी डेवलपमेंट में। हमने जब ऑब्जेक्टिव देखे पिछले वाले वीडियो में, तो हमने उसमें पढ़ा कि मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उस सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है सोसाइटी को ग्रो कराने में, कि जितनी चीजें वो सोसाइटी से ले रहा है उतनी ही चीजें वो सोसाइटी को वापस भी देगा। अगर वो सोसाइटी से वाटर ले रहा है, फ्रेश एयर ले रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है, ह्यूमन कैपिटल ले रहा है, तो इन रिटर्न मैनेजमेंट सोसाइटी को बहुत सारी चीजें देगा। एम्प्लॉयमेंट देगा, सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज देगा, और भी कई सारी चीजें मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट काय में हेल्प करेगा? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करता है। कोई भी मैनेजमेंट हो, अगर वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल भाई मैनेजमेंट क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो परचेसिंग पावर क्या में हेल्प करेगी? डिमांड ग्रो कराने में हेल्प करेगी, और डिमांड अगर ग्रो होगी तो कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट अप होगी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है मैनेजमेंट, तो उससे कहीं ना कहीं किसको इफेक्ट पड़ रहा है? डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। थर्ड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है वर्कर्स की। वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, अब जैसे सपोज इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि मैं अगर किसी स्कूल में जब नौकरी करने गया था आज से 3 साल पहले, ठीक है, दिस इज माय 4th ईयर ऑफ टीचिंग, तो आज से 3 साल पहले जब मैं स्कूल में नौकरी करने गया था, एट दैट टाइम मेरी जो स्किल्स थी वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने ज्यादा ब्रशअप्ड नहीं थे, है ना। इनको मैंने धीरे धीरे पढ़ा के, बहुत ज्यादा मेहनत करके, और इतना ज्यादा मैं उनको मतलब जहन में बिठा पाया हूँ कि आज बिना देखे पढ़ा पा रहा हूँ। हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल बाद जो चीजें लिखी हुई हैं इनकी भी जरूरत ना पड़े मुझे, है ना। समय के साथ साथ होता है। तो ये जो मैनेजमेंट था मेरे स्कूल का, उसने क्या करा,
मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने में मेरी मदद करे, क्योंकि एक अच्छा मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगा, हमेशा वर्कर्स की एफिशिएंसी और उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैसे? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, उनको मोटिवेट करके, उनको प्रॉपर सैलरी देकर। तो मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स की क्या बढ़ाता है, हमेशा एफिशिएंसी बढ़ाता है। वर्कर्स के अंदर छुपी हुई जो भी चीजें उसको कौन निकाल कर लेकर आता है, मैनेजमेंट निकाल कर लेकर आता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। द फोर्थ इज मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनेमिक का मतलब है डायमेंशंस। डायमेंशन मींस बहुत सारे पहलू या बहुत सारे फेजेस एक ही चीज के, कि एक ही इंसान के कई सारे चेहरे होते हैं, ऐसे ही एक ही कंपनी के कई सारे काम होते हैं कंपनी के अंदर। या मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल कंपनी के लिए काम नहीं करता, वो सबके लिए काम करता है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जो कि बहुत सारे अलग अलग काम कर रही है, बहुत सारी अलग अलग उसमें एक्टिविटीज हो रही हैं, और उन सारी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन प्लस वो सारी एक्टिविटीज सही तरीके से चलते रहे, ये काम भी किसका है, मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है किसी भी फर्म के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव आल्सो। मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प नहीं करता है। ग्रुप गोल मतलब कंपनी का, हम कंपनी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका ग्रुप गोल। सपोज इसको एक अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं ऑफ सेम ऑफ माय स्कूल, कि भाई मेरा स्कूल है, मैं अलग वहाँ पे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, दो टीचर और होंगे जो हमारे कॉमर्स के दो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। तीन सब्जेक्ट है हमारे, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो हम तीन टीचर हैं जो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। हम तीनों का ग्रुप गोल क्या है, या हमारे एचओडी भी है हमारे साथ है, प्रिंसिपल भी हमारे साथ है, तो हम सबका ग्रुप गोल क्या है कि 12th कॉमर्स में या 11th कॉमर्स में हमें 100% रिजल्ट देना है, बहुत अच्छे नंबर बच्चों को स्कोर कराना। ये हमारा ग्रुप ऑब्जेक्टिव है ना। तो मैनेजमेंट इसमें तो हेल्प कर ही रहा है, ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो हमें बोर्ड्स प्रोवाइड करा रहा है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, सैलरी प्रोवाइड करा रहा है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट। तो उसमें तो हेल्प कर ही रहा है। साथ में मैनेजमेंट मेरे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में भी हेल्प करता है। व्हाट आर माय पर्सनल ऑब्जेक्टिव? मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे भाई? मैं वहां पे फ्री में तो पढ़ाने जा नहीं रहा हूँ। मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, सैलरी लेना वहां से। तो मैनेजमेंट मुझे टाइम पे सैलरी दे रहा है। एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, तो मुझे एक अच्छी वर्किंग कंडीशन भी दे रहा है। उसके अलावा मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ करनी, कि सर मेरी पर्सनल ग्रोथ भी तो होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। तो मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है मुझे वहां से, तो मुझे बहुत सारी पर्सनल चीजें भी मिल रही हैं उस मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सबसे बड़ी बात कि मैं शहर के, मेरे जो सिटी है नर्मदापुरम, उसके सबसे बड़े स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, विच इज सैमरिटन। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग इट, बट इट इज रियलिटी कि मैं इस पूरे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में, सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, विच इज सैमरिटन। अब वो स्कूल जो है, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि मेरी जो गुडविल है वो इस सिटी में क्या हो जाएगी, एक टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगी कि भैया ये इस शहर के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में एक रिनाउंड पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसमें बढ़ रहा है, मेरी गुडविल बढ़ रही है, मेरे जो लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले लोग मुझे जिस नजरिए से देखते थे, आज उसके बिल्कुल ही विपरीत नजरिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने अचीव करे, क्योंकि मेरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली मैं कंपनी छोड़ देता। कंपनी छोड़ देता तो क्योंकि कोई एक ही जना टॉप 1 पे हो सकता है, अगर मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाता तो वो सेकंड होती, थर्ड होती, फोर्थ होती, मेरे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो अभी मुझे मिल रही है ना। सो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने में हेल्प करता है और ग्रुप गोल्स भी अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। वंस अगेन पांचों टॉपिक मैंने समझाया, नहीं समझ आया हो एक बार वापस से रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से देखो। अब एक बात समझो बेटा कि मैंने ये जो चीजें समझाई हैं ये एग्जांपल्स के मेथड से समझाए हैं, या फिर मैंने इनको इस तरीके से समझाया है कि इनके मायने आपको समझ आए कि ये बोलना क्या चाह रहा है एक एक टॉपिक। ठीक है,
मैं चाहूँ तो बुकिश लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, बट वो आपको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज वी आर गिविंग 12th CBSE। मेरी जो वीडियोस हैं उनका मेजर पर्पस जो है वो ये बताना है कि आपको 12th CBSE जो है उसके एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स तो देने ही देने हैं, स्टेट बोर्ड्स वाले इनको रट के जा सकते हैं, उनका काम हो जाएगा। बट CBSE में वंस अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं आगे भी कई बार बोलूंगा कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बता दीजिए हमें, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ये इनमें से कोई एक, सपोज अपन मान लेते हैं 4th वाला एक उन्होंने टॉपिक उठाया, उसके ऊपर एक पूरा केस बनाया और केस बना के आपके सामने पेश कर दिया और उसमें लिख दिया कि भैया इस केस में जो जो भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यूज हो रहे हैं उन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को चूज करके निकालो और लिखो। तो उस समय पर आपको ये याद रहना चाहिए कि इन टॉपिक्स के अंदर के मायने क्या थे। ये टॉपिक्स याद हो या ना हो डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर सपोज एक केस आया है आपको, उस केस में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने एक केस स्टडी दे दी ऑफ सम XYZ कंपनी, कि वो कंपनी में सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं और कंपनी तो ग्रो कर ही रही है, साथ में पर्सन भी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही में कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सोशल वेलफेयर के काम भी करती है। ये उसका एक्सट्रैक्ट हो गया पूरे केस का। अब बताओ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यूज हो रहा है। तो आपको फट से क्लिक करेगा कि सर कंपनी तो ग्रो कर ही रही है, मतलब ग्रोथ गोल अचीव हो रहा है, साथ में पर्सनल जो एम्प्लॉयज है वो भी ग्रो कर रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है, और कंपनी प्रॉफिट कमाने के साथ साथ क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर भी कर रही है, मतलब सेकंड वाला मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी भी हो रहा है वहां पे। इस टाइप से अगर आप वहां पे लिख कर आओगे आंसर तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसी टाइप से आपको टॉपिक्स याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रटने से मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं, प्लीज रटो मत, बिजनेस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स किसी भी चीज को रटो मत, उनको समझो, सीखो क्या होती हैं ये चीजें, और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और नेक्स्ट स्लाइड रही ये आपके सामने। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, इट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक आप पहली बार नहीं पढ़ रहे है ना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोफेशन, नेचर ऑफ दिस, नेचर ऑफ दैट, आपने ये कई सारे टॉपिक्स 11th में और एक दो बार मेरे ख्याल से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 11th की, 12th में भी पढ़ा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, अलग अलग जगह पर। एक बार और वापस से देखते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, और एक प्रोफेशन भी है, ठीक है। ये भी एक तरीके से अगर आप सोचो तो ये भी एक सरकारी टॉपिक आप मान सकते हो कि कोई भी चीज, इस दुनिया की हर एक चीज आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी। चलो प्रोफेशन नहीं भी गिनो तो इट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। हर एक चीज, भले अकाउंटेंसी हो, भले इकोनॉमिक्स हो, भले बिजनेस स्टडीज हो, भले मैनेजमेंट हो, भले प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कुछ भी XYZ टॉपिक्स हो, वो साइंस भी होते हैं और आर्ट भी होते हैं। अब ये होता क्यों है, क्या वजह है इसकी? तो सर ये वजह है इसकी जो लिखी हुई है सामने। सबसे पहले बात करें मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करें तो आर्ट मतलब आप क्या समझते हो? फाइन आर्ट्स सुना है कभी? आर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फाइन आर्ट होता है, एक आर्ट सब्जेक्ट होता है। आर्ट जब हम सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना। वो एक अलग आर्ट सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज करके एक स्ट्रीम होगी आपके स्कूल्स में। वहीं पर एक फाइन आर्ट करके होता है, फाइन आर्ट मतलब ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, है ना, ये फाइन आर्ट के उसमें आता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये जो आर्ट है फाइन आर्ट वाला आर्ट से आप कंपेयर कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बट कई हद तक, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ये एक आर्ट की तरह है। जैसे आर्ट में हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसमें माइंड क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, उसमें नई नई थॉट्स की जरूरत होती है उसमें। ऐसे मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। क्यों है? सबसे पहला इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, बिकॉज जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कई सारे मैनेजमेंट थ्योरीज हम पढ़ते हैं
अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग थ्योरी है, फाइनेंसिंग थ्योरी है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे इन चीजों को अपने को भी। तो ये जो मार्केटिंग फाइनेंसिंग थ्योरीज हैं, है ना, और भी अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई अलग अलग थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल वगैरह वगैरह लोगों के। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं, हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हैं। और ये थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बड़े बड़े जितने मैनेजर्स हैं इन्होंने भी पढ़ के आए हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज किया जाता है, इसमें कोई मैथमेटिकल टर्म्स नहीं यूज होती हैं, इसमें थ्योरेटिकल टर्म्स यूज होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। सेकंड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों भी है, क्योंकि ये टोटली काय पर बेस्ड है, क्रिएटिविटी पर बेस्ड है और प्रैक्टिस पर बेस्ड है। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी? सपोज मान के चलो कि आई एम अ मैनेजर ऑफ सम रिनाउंड कंपनी, कोको कोला का मैनेजर हूं। अब कोक जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, बट जरूरी थोड़ी है कि जो मैनेजर अफ्रीका में बैठ के कोको कोला बेच रहा है वही सेम टैक्टिक्स में इंडिया में यूज कर सकूं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब मैं एक बार पढ़ रहा था उसको, ऑफ मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स जब पहली बार इंडिया में आया तो मैकडॉनल्ड्स बेचता क्या है, मैकडॉनल्ड्स का बेसिक प्रोडक्ट क्या है, बर्गर्स। उन्होंने बर्गर्स इंट्रोड्यूस करे इंडिया में फर्स्ट टाइम। अब मैकडॉनल्ड्स क्योंकि ये यूएसए का ब्रांड है, वहां पर क्या चलता है, बीफ एंड हैम, मतलब गाय का मांस एंड पिग का मांस। इन चीजों को वो पैटी की तरह यूज करते हैं, वो जो अंदर बंस के बीच में जो पैटी आती है उसके मांस को वो पैटी में यूज करते हैं और बेचते हैं। अब वहां के कल्चर में ये चीज एक्सेप्टेड है तो वो लोग खाते हैं, हमारे यहाँ एक्सेप्टेड ही नहीं थी। तो जब पहली बार मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था, उन्होंने जब हैम बर्गर्स और बीफ बर्गर्स लॉन्च किए, हमारे यहाँ चले ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 95% जनसंख्या किसकी है, ऑफ हिंदूज एंड ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम बीफ खा सकते हैं लेकिन हैम नहीं खाएंगे, हिंदूज ना तो हैम खा सकते हैं ना बीफ खा सकते हैं। हमें क्या खाना है, ज्यादा से ज्यादा हम खा पाते हैं चिकन या मटन। या फिर उन्होंने देखा कि भैया इंडिया में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, आलू खाया जाता है, तो उन्होंने फिर बनाई आलू की टिकिया और उन आलू की जो पैटीज हैं उनको बीच में रखकर चलाया, और आज इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट रिनाउंड ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स। सेम किया पिज्जा हट ने, सेम किया सबवे ने, सेम किया केएफसी ने, एंड व्हाट नॉट, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी ने ये सेम चीज करी। तो ये काय पर बेस्ड थी, ये उनकी क्रिएटिविटी पर बेस्ड थी। वो जो मैनेजमेंट है वो अच्छा क्यों रहा, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी पर बेस्ड थी, उन्होंने क्रिएटिव चीजें लेकर आए। ऐसे कई सारे एग्जांपल है क्रिएटिविटी के। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप उस चीज को समझते जाओगे। Suppose I am in the management from last since I think 1 year of my job and 4 year of teaching line. So around 5 year experience I am having. तो इन 5 साल में जो मैनेजमेंट मैंने सीखा है वो कई हद तक उन लोगों से ज्यादा उनके पास होगा जो 50 साल से मैनेजमेंट में बैठे हुए। हो सकता है उनका देखने का नजरिया और मेरा देखने का नजरिया बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस करी है मेरे से। सो मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट क्योंकि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है इसलिए ये आर्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है। सपोज आप पियानो बजा रहे हो, आप वायलिन बजा रहे हो, व्हाटएवर जो भी चीजें बजा रहे हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बजाना सीखोगे। ऐसी मैनेजमेंट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे मैनेजर बनोगे। सेम विद क्रिएटिविटी। तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज होता है, और दूसरा ये काय पर बेस्ड है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। बात करें मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों है सर? तो मैनेजमेंट साइंस इसलिए क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हो आप मैनेजमेंट में, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है इसमें, है ना? इसका जो नॉलेज है वो एक सिस्टमैटिकली प्रिपेयर्ड नॉलेज है। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि मैनेजर काम क्या करता है, कैसे करता है, और क्या क्या तकलीफ मैनेजर को आ सकती है और उसको किस तरीके से टैकल करना है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट बताता है और उसकी पढ़ाई बताती है। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके पास। सेकंड, यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह एप्लीकेबल है। वो भले एक घर हो, चाहे कोई एक कंपनी हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर जगह एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। क्योंकि साइंस की जो थ्योरी होती है, जैसे ग्रेविटी हर जगह एप्लीकेबल है ना,
अर्थ पे आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ मोशंस जो है, 3 लॉ ऑफ मोशंस न्यूटन के द्वारा जो दिए गए, हर जगह वैलिड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस, बिकॉज़ इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एंड लास्ट वन, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो काय पर बेस्ड हैं? एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मन से लोगों ने प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, मन से लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बना दी। ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया है कंपनीज में रहकर, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी हैं 10 सालों साल, और उसके बाद उन थ्योरीज को निकाल कर लेकर हमारी बुक्स में डाला गया है, और हम उनको पढ़ रहे हैं या फिर आगे जाकर पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस, बिकॉज यहाँ की जो प्रिंसिपल्स हैं वो काय पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जैसे कि असली साइंस में होता है। वहां पे असली साइंस जो थ्योरीज आती हैं वो काय पर बेस्ड होती हैं? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती हैं। दैट्स व्हाई दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो मैनेजमेंट साइंस क्यों? क्योंकि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट के पास, हर जगह एप्लीकेबल है, और प्रिंसिपल्स जो है वो काय पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। एंड द लास्ट वन इज इट अ प्रोफेशन? हाँ, एक टॉपिक इसमें बीच में और आता है कि नेचर मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ। तो यस, मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है। फिर आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है भैया? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हर लगभग 90% चीजें आर्ट और साइंस दोनों हो सकती हैं, लेकिन प्रोफेशन जरूरी नहीं है कि वो हो। लेकिन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हम देखते हैं ना, मैनेजर एक पोस्ट होती है ना, मैनेजर क्या होता है? मैनेजर अ पर्सन जो कि मैनेजमेंट करता है, वो एक मैनेजर कहलाता है। वो एक प्रोफेशन भी तो है। क्यों है प्रोफेशन? बिकॉज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। भाई हर कोई नहीं कर सकता ना इसको। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसने उस बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ा होगा, जिसने उस नॉलेज को लिया होगा, सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। इसी को नीचे शायद होगा भी, हाँ, रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री। हर कोई एंटर नहीं कर सकता, हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता। आप उठ के मैनेजर नहीं बन सकते, या कोई भी XYZ इंसान उठ के मैनेजर नहीं बन सकता। सिर्फ वो मैनेजर बन सकता है जिसने MBA किया और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा होगा, जिसने उसकी पढ़ाई करी होगी। सिर्फ वही व्यक्ति मैनेजर बन सकता है ना? सो क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोफेशन। एंड इट इज आल्सो हैविंग अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो मैनेजर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, AIMA जो है, उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट निकाले हैं कि मैनेजमेंट या मैनेजर जो है वो ये काम करेगा और इस तरीके से करेगा, और ये उसकी मजबूरी है ऐसा करना। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग, तो यू शुड हैव अ ब्लेजर एंड अ टाई। क्यों? क्योंकि आपको मैनेजर लगना है, ऐसा नहीं कि आप बॉक्सर्स और उसमें उठ के चले गए, है ना? दिस इज नॉट अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ गुड मैनेजर। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े CEOs हैं, CFOs हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, MD हैं, फाउंडर्स हैं, XYZ जो भी बड़े लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, इवन बैंक के जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, मैनेजर्स हैं, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के कर्मचारी मैनेजर्स हैं, वो भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यूज करते हैं अपने बोलने के तरीके को लेकर, अपने पहनावे के तरीके को लेकर, ग्रीटिंग को लेकर, उनके एटिकेट्स को लेकर। क्यों? क्योंकि ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट किसने बनाया है? AIMA ने बनाया है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोफेशन, क्योंकि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है इसकी। रिस्ट्रिक्शन एंड एंट्री और एग्जिट होता है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई भी हर कोई एंटर नहीं कर सकता, जिसने उस नॉलेज को लिया होगा सिर्फ वही एंटर कर सकता है। और एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे चलता है हर एक मैनेजर। वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे अगर वो मैनेजर नहीं चल रहा है तो वो अच्छा मैनेजर नहीं कहलाएगा। सो समझ आया नेचर ऑफ मैनेजमेंट? नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक आर्ट भी है मैनेजमेंट, एक साइंस भी है मैनेजमेंट, और एक प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट। क्यों है? ये सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सब मैंने अच्छे से समझा है। जो नहीं समझ आया, वंस अगेन रिवाइंड करो पूरी वीडियो को, वापस से देखो और अच्छे से समझ आएंगे। खुद से नोट्स बनाओ। इस वाली वीडियो को अब मैं लंबी नहीं खींच रहा हूँ, मेरे को एक और टॉपिक कंप्लीट कराना था, व्हिच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वो अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो नेचर नहीं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। अब हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आई थिंक कोऑर्डिनेशन। तो लेवल्स एंड फीचर्स में नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कराऊंगा, और एक लास्ट वीडियो, छोटी वीडियो ही रखूंगा उसको मैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट की, जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेशन पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी इसका फायदा हो सके।
Till then, thank you so much guys. All the best for your future and all the best for your final exams.